India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सेंगर के वकील को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। केस की सुनवाई 4 हफ्ते बाद। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर अपने फैसले पर लगाई रोक। केंद्र से मांगी जानकारी, नई समिति बनाने का लिया निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट का अधिकार है एक मौलिक अधिकार। आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के कारण पासपोर्ट जारी करने पर पूर्ण रोक नहीं। अदालत आदेश दे तो पासपोर्ट जारी हो। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोप से व्यक्ति को किया बरी। कहा मामला एक सहमति से बने रिश्ते का है जिसे बाद में आपराधिक रंग दे दिया गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेंगर को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक अलग मामले में सजा काट रहा है। कोर्ट ने कहा, हम इस मामले में कानून के सवाल पर विचार करना चाहते हैं। सेंगर के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और हमें लगता है कि उनकी जमानत पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की व्याख्या से लगता है कि एक कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाएगा, लेकिन एक विधायक को इससे बाहर रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि यह व्याख्या गलत हो सकती है और इसका मतलब होगा कि विधायक लोक सेवक नहीं है। सीबीआई ने तर्क दिया कि सेंगर एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उनकी जमानत से पीड़िता और उसके परिवार को खतरा हो सकता है। सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि सेंगर के खिलाफ लगे आरोप गंभीर है और उसकी जमानत से न्यायपालिका की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। सेंगर के वकील ने तर्क दिया कि सेंगर को एक लोक सेवक के रूप में नहीं देखा जा सकता और उनकी सजा को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने एक दंडात्मक कानून दूसरे कानून से परिभाषा नहीं ले सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सेंगर को जमानत पर रिहा किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने पहले ही 7 साल से अधिक समय जेल में बिता लिया है। कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचकले और 3 जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई ने तर्क दिया था कि सेंगर एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसकी जमानत से पीड़िता और उसके परिवार को खतरा हो सकता है। सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि सेंगर के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और उनकी जमानत से न्यायपालिका की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेंगर के मामले में कानून के सवाल पर विचार करना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि सेंगर के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और उनकी जमानत पर रोक लगाई जानी चाहिए। हम इस मामले में कानून के सवाल पर विचार करेंगे और सेंगर की जमानत पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी क्षेत्र पर अपने हालिया फैसले को स्थगित कर दिया है और कहा कि इस मामले में कुछ स्पष्टीकरणों की आवश्यकता है। कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी निर्देश दिया है जो अरावली क्षेत्र के संरक्षण और खनन गतिविधियों पर विचार करेगी और अपनी राय देगी। कोर्ट ने कहा कि अरावली क्षेत्र में अनियोजित खनन गतिविधियों से पर्यावरण को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सरकारों को इस मामले में अपना जवाब देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमें लगता है कि अरावली क्षेत्र के संरक्षण और खनन गतिविधियों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना आवश्यक है। हम इस मामले में आगे की सुनवाई जनवरी में करेंगे। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह विश्लेषण करना है कि क्या एक रूप से निर्धारित अरावली क्षेत्र में सतत खनन या नियंत्रित निगरानी के बावजूद किसी भी प्रतिकूल पारिस्थितिक परिणाम का कारण बन सकता है। इस पहलू की जांच की जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। अंतरिम रूप से कोर्ट ने आदेश दिया कि पहले दिए गए निर्देश और पिछली समिति की सिफारिशें तब तक प्रभावी नहीं रहेंगी। कोर्ट ने कहा कि वह जनवरी में इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। अरावली पहाड़ी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। अरावली क्षेत्र का संरक्षण देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में अरावली पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक नई परिभाषा को मंजूरी दी थी। इस परिभाषा के अनुसार अरावली पहाड़ी क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया था। हालांकि इस परिभाषा को लेकर कई आपत्तियां उठाई गई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट ने कहा कि वह इस जनवरी में इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगा। अरावली मामला अरावली पहाड़ी क्षेत्र के संरक्षण और खनन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में एक नई परिभाषा को मंजूरी दी थी, जिसे लेकर कई आपत्तियां उठाई गई थी। अब कोर्ट ने इस फैसले को स्थगित कर दिया है और एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उपभोग बंधक के मामले में मोचन के लिए परिसीमन की अवधि बंधक बनाने की तारीख से शुरू नहीं होती, बल्कि उस तारीख से शुरू होती है जिस पर बंधक की रकम कानून के अनुसार वास्तव में भुगतान या समायोजित की जाती है। परिसीमन के आधार पर मोचन का दावा खारिज करने की मांग करने वाले बंधकदारों तथा बंधक द्वारों दायर अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परिसीमन अधिनियम के तहत निर्धारित परिसीमन अवधि की मात्र समाप्ति एक उपभोग बंधक में बंधककर्ता के मोचन के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती। नतीजतन बंधकार केवल समय बीतने के आधार पर बंधक संपत्ति पर स्वामित्व या मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। जस्टिस बी.वी. नगर रत्ता और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि परिसीमन अधिनियम की अनुसूची की धारा 61A के तहत उपभोग बंधक में परिसीमन बंधक की तारीख से शुरू नहीं होता है। इसके बजाय यह केवल बंधक की रकम के भुगतान की तारीख से शुरू होता है, चाहे ऐसा भुगतान उपभोग से, आंशिक रूप से उपभोग से या बंधककर्ता द्वारा जमा या भुगतान के माध्यम से किया गया हो, जैसे कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत परिकल्पित है। यह मामला पंजाब में कृषि भूमि पर विवाद से संबंधित है, जिसे प्रतिवादियों के पूर्वजों द्वारा उपभोग के आधार पर बंधक रखा गया। बंधकदारों ने कलेक्टर के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें संपत्ति के मोचन की यह तर्क देते हुए अनुमति दी गई कि मोचन के लिए आवेदन परिसीमन द्वारा वर्जित था और उन्होंने समय के साथ स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। जबकि ट्रायल कोर्ट और पहली अपीली अदालत ने बंधकदारों की दलील को स्वीकार कर लिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन निष्कर्षों को यह मानते हुए पलट दिया कि उपभोग बंधक में मोचन का अधिकार समय बाधित नहीं था। हाईकोर्ट ने मोचन की अनुमति देने वाले कलेक्टर के आदेश को बहाल कर दिया। हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अपने पहले के 3 जजों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया। कोर्ट ने दोहराया कि उपभोग बंधक में जहां मोचन के लिए कोई विशिष्ट अवधि तय नहीं है, वहां बंधककर्ता का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक बंधक की रकम चुकाई या समायोजित नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक व्यक्ति को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया है, जिसने एक महिला के साथ शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए थे। कोर्ट ने कहा यह मामला एक सहमति से बने रिश्ते का है, जिसे बाद में आपसी मतभेद के कारण आपराधिक रंग दे दिया गया।
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और सतीश चंद्र वर्मा शर्मा की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर, दोष सिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सजा को निलंबित करने से इनकार करने के खिलाफ अपीलकर्ता की चुनौती से शुरू हुई कार्यवाही के क्रम को सुनाते हुए यह अवलोकन किया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने निर्णय लिखते हुए उल्लेख किया कि जब मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया तो मामले के तथ्यों पर विचार करने पर हमें छठी इंद्रिय थी कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी शिकायतकर्ता को एक बार फिर से एक साथ लाया जा सकता है अगर वे एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। इस अंतर्ज्ञान पर कार्य करते हुए पीठ ने अधिवक्ताओं को पक्षों से निर्देश देने का सुझाव दिया। इसके बाद अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायाधीशों ने उनके माता-पिता की उपस्थिति में कक्ष में उनसे बातचीत की। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि पक्षों ने एक दूसरे से शादी करने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद अपीलकर्ता को अंतरिम जमानत दी गई। 22 जुलाई 2025 को शादी हुई और दंपति तब से साथ रह रहे हैं। महिला और आरोपी व्यक्ति 2015 में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले और एक रिश्ता विकसित किया, जो बाद में शारीरिक संबंध में बदल गया। महिला ने आरोप लगाया कि उसने शादी के वादे पर ही संबंध बनाने की सहमति दी थी, लेकिन जब शादी नहीं हुई तो उसने एफआईआर दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला एक सहमति से बने रिश्ते का है, जिसे बाद में आपसी मतभेद के कारण आपराधिक रंग दे दिया गया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों ने शादी करने का फैसला किया और अब वे साथ में रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि उसने एक छठी इंद्रिय के आधार पर यह महसूस किया कि दोनों पक्षों को एक साथ लाने से मामले का समाधान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें प्रोसिक्यूशन को सीआरपीसी की धारा 311 के तहत 11 साल की लड़की को दोबारा बुलाने की इजाजत दी गई। कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान का इस्तेमाल कम ही किया जाना चाहिए और सिर्फ तभी जब सच का पता लगाने के लिए सबूत बहुत जरूरी हो। यह देखते हुए कि यह एप्लीकेशन 21 गवाहों की जांच के बाद और ट्रायल की आखिरी स्टेज में बिना किसी देरी की वजह बताए दायर की गई हो। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने पाया कि प्रोसिक्यूशन यह साबित करने में नाकाम रहा कि गवाह इतने देर से स्टेज पर क्यों नहीं जरूरी है, जिससे यह मामला आगे की जांच की इजाजत देने के लिए सही नहीं है। कोर्ट ने कहा, हम मानते हैं कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करके और नाबालिग गवाह की जांच की इजाजत देकर कानून को गलती की है। यह मामला नवंबर 2017 में एक महिला की कथित आत्महत्या से जुड़ा है, जिसके बाद उसके पिता ने 1 महीने बाद अपने पति और रिश्तेदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A, 306 और दहेज निषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि उस समय कपल की बेटी लगभग 4 साल की थी, लेकिन ट्रायल 21 प्रोसिक्यूशन गवाहों की जांच के साथ आगे बढ़ा। बिना किसी दावे के किसी बच्ची गवाह बनी। सितंबर 2023 में देर से सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अब 11 साल की बच्ची की जांच के लिए एक एप्लीकेशन दायर की गई, जिसे ट्रायल कोर्ट ने उस समय उसकी कम उम्र, एफआईआर या सबूतों में उसका कोई जिक्र न होने और बिना वजह देरी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने इस आदेश को यह मानते हुए पलट दिया कि बच्ची एक सक्षम गवाह हो सकती है और सुरक्षा उपायों के साथ उसकी जांच का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के फैसले को गलत मानते हुए जस्टिस नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि गवाह एक सक्षम के गवाह होने का हाई कोर्ट का रुख अनुमान पर आधारित है, क्योंकि इस दावे का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि बच्चा वहां मौजूद था। अकेले चश्मदीद होने की तो बात ही छोड़ दो। नतीजतन अपील स्वीकार कर ली गई और बच्चे की जांच खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया गया। सेशंस कोर्ट में ट्रायल अब रिकॉर्ड कर पहले से मौजूद सबूतों के आधार पर अपने नतीजे तक पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पासपोर्ट का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य की पहली जिम्मेदारी है। यह मामला महेश कुमार अग्रवाल नामक व्यक्ति से संबंधित है, जिसका पासपोर्ट समाप्त हो गया था और उन्होंने इसका नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था।
हालांकि पासपोर्ट प्राधिकरण ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया था क्योंकि उनके खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आपराधिक कार्यवाही लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 62F आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने पर पूर्ण रोक नहीं लगाती है। कोर्ट ने कहा, यदि संबंधित आपराधिक अदालत ने मामले की जांच की और पासपोर्ट जारी करने या उपयोग करने के संबंध में आदेश पारित किया तो पासपोर्ट प्राधिकरण को पासपोर्ट जारी करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट प्राधिकरण को नवीनीकरण के चरण में भविष्य की यात्राओं या वीजा की अनुसूची की मांग करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट प्राधिकरण का काम यह देखना है कि क्या आपराधिक अदालतों ने यात्रा की संभावना को खुला रखा है और यदि हाँ तो पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण को महेश कुमार अग्रवाल को 10 वर्षों की अवधि के लिए एक साधारण पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट जारी करने के बाद भी व्यक्ति को आपराधिक अदालत के आदेशों का पालन करना होगा और जब भी अदालत द्वारा निर्देश दिया जाएगा पासपोर्ट जमा करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में आकाशा एयर के निशान का इस्तेमाल करने वाले कथित प्रतिरूपकर्ताओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ये प्रतिरूपणकर्ता लोगों को गुमराह कर रहे हैं और नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं। आकाशा एयर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उसकी कंपनी के एजेंट या कर्मचारी होने का दावा करके लोगों से संपर्क कर रहे हैं और नौकरी के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। आकाशा एयर ने कहा कि ये लोग उसकी कंपनी के ट्रेडमार्क का अनाधिकृत उपयोग कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आकाशा एयर के ट्रेडमार्क का अनाधिकृत उपयोग करना और लोगों को गुमराह करना गलत है। कोर्ट ने प्रतिरूपणकर्ताओं को आकाशा एयर के ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया और उनके खिलाफ कई अन्य निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रतिरूपकर्ताओं के डोमेन नाम, मोबाइल नंबर और बैंक खातों को ब्लॉक किया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रारूपकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्यवाही की जाएगी। आकाशा एयर ने कहा कि वह अपने ब्रांड की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वह ऐसे प्रतिरूपकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला आकाशा एयर के लिए एक बड़ी जीत है और यह अन्य कंपनियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह फैसला दिखाता है कि कोर्ट ट्रेडमार्क के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.